हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज हम एसएससी सीएचएसएल के 16 अक्टूबर की शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम की बात करें तो मैं फिर से आप सभी को वही बात बोलूँगा, पॉलिटी और हिस्ट्री के अधिवेशन एक बार इन सभी को रीड कर लेना, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑल ओवर अगर हम पेपर की बात करें तो देखिए, पेपर बहुत ही सिंपल आ रहा है। चलिए मैं आपको जल्दी से जीएस में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। देखिए, शरद अरविंद बोबड़े जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल था। आई होप आप सभी का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है 33+1, मतलब 33 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश हैं और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है। और वर्तमान में ये एक मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। एक बात और याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे ही भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए दोस्तों, 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2020 में 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। उसमें से एक है मनिका बत्रा। देखिए, मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस में अपने योगदान के लिए इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो देखिए, इजराइल और भारत की मित्रता के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ से प्रधानमंत्री का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसे याद रख लीजिएगा, हो सकता है अगली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमको यही मिल गया कि गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक है? तो सिख धर्म के संस्थापक है। देखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। तलवंडी को वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी याद रख लेना कि ननकाना साहिब जो कि सिख धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान पाकिस्तान में। क्लियर? तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए, वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रगीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। देखिए, वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। मतलब ये जो अधिवेशन हुआ था 1896 में वो कलकत्ता में हुआ था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, तो इसे बहुत ही अच्छे से तैयार करना। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव जो है वो संविधान के आर्टिकल 54 में दिया गया है, मतलब आर्टिकल 54 में। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो मुख्य रूप से 4 योग्यता पूरी करने वाला होना चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और चौथा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो अगर किसी में ये 4 क्वालिटी है तो वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद में है? संविधान के आर्टिकल 54 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पर्यावरण में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता चले कि पहली सबसे बड़ी गैस कौन सी है। तो देखिए, पर्यावरण में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और इसके बाद दूसरे नंबर पर लगभग 21% तक पाई जाती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए, अगर तीसरी गैस पूछे तो तीसरे नंबर पे पाई जाती है ऑर्गन, जिसका परसेंटेज है 0.93%। और चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। ये पर्यावरण में 0.03% पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पर ऑर्गन और चौथे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों को ही याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी आपसे अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई?
तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत रत्न की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। और देखिए 1954 में यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वेंकट रमन। तो इसे भी याद रखिएगा। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है? 1954 में। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक भद्रथ की हत्या करके मगध की गद्दी पर शुंग वंश की स्थापना की थी। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो था वो क्योंकि ब्राह्मण वंश का था, तो इसके द्वारा जो स्थापित शुंग वंश है वो इतिहास में पहला ब्राह्मण वंश माना जाता है। क्लियर? इसके अलावा देखिए पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद इसका जो बेटा था अग्निमित्र शुंग, वो मगध की गद्दी पर बैठा था। अग्निमित्र शुंग और मालविका की प्रणय गाथा का वर्णन कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में देखने को मिलता है। तो इसे भी याद रखें, मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, मतलब जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, उसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो ये आंसर आपसे गलत नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए भारत की आज़ादी के समय भी ये भारत के गवर्नर जनरल थे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो इसे भी याद रखिएगा। भारत की आज़ादी के समय और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जब भारत में राज्यों के गठन की प्रक्रिया चल रही थी तब 1953 में दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी क्षेत्र में पोटिश्री रामल्लु राजू ने 56 दिन का अनशन किया था और अनशन पर ही उनके मर जाने के कारण भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश, और यह गठित हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। तो यहाँ पर इसे याद रखिएगा, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश, और यह कब गठित हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को भारत में दिहांग के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत में दिहांग के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम इसको और डिटेल में समझे तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से होता है जो कि तिब्बत में स्थित है, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से इंटर होती है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है और आगे इसको इसका ओरिजिनल नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र का, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से, और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी 1972 में, और यह पहली बार मनाया गया था 1974 में। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो देखिए संविधान के आर्टिकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार करके जाइएगा। संविधान का जो आर्टिकल 280 है उसमें वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। इसे ही सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश देश में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए 13 अक्टूबर की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो 2019 में कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है राजवीर सिंह खोखर को। अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए थायमिन या फिर विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग होता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो देखिए हुमायूं के जीवन पर हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है, जो कि रिश्ते में हुमायूं की बहन है। ओके, तो हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। अगला क्वेश्चन देखिए, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए मटकी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के अन्य नृत्य देखें तो मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है राई, और अगर राज्य नाट्य पूछे तो वो है माच। दोनों को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य राई और राज्य नाट्य माच, और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में फेमस है मटकी नृत्य। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो संविधान के भाग 4 में दी गई है। संविधान के भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया था, और इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया और एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्लियर? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4। और पूछ लिया जाए किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 क में। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, चलते अगले क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है? तो देखिए संविधान के आर्टिकल 123 में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। अब सडनली आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अध्यादेश क्या होता है? तो देखिए जब भी संसद का कोई भी एक सदन, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, तो जब भी संसद का कोई भी एक सदन या दोनों सदन अस्तित्व में न हो और बहुत ही अर्जेंट अगर कोई कानून बनाना है, तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस कानून से रिलेटेड अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया है कि अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है। इसके अलावा देखिए अध्यादेश केवल 6 माह तक ही लीगल रहता है, और ये संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123 में। क्लियर? तो आई होप अध्यादेश के सारे क्वेश्चन अब आप सही कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो को दिया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन था जो कि 2019 से पूछा गया है। चरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए चरी नृत्य जो है वो राजस्थान के गुर्जरों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। गोवा राज्य का गवर्नर कौन है? तो देखिए वर्तमान में गोवा और महाराष्ट्र इन दोनों का ही संयुक्त रूप से एक गवर्नर है, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के संयुक्त रूप से राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो देखिए कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। काली मृदा को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, इसका नाम कपासी मृदा इसीलिए है क्योंकि ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि कपास के अलावा सोयाबीन की फसल के लिए भी काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। इसीलिए मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वो सोयाबीन का क्षेत्र है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश उत्पादित करता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। तो कपास और सोयाबीन दोनों फसल के लिए काली मिट्टी ही उपयुक्त है। चलते अगले क्वेश्चन पर। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? तो देखिए अभी जस्ट हमने इस पर डिस्कस किया है। मालविका अग्निमित्रम जो है वो कालिदास की रचना है, जो कि शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रणय गाथा से संबंधित है। तो मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। इसके अलावा देखिए कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत, ये भी कालिदास की ही रचना है। तो साथ साथ इन्हें भी याद कर लीजिएगा। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो देखिए संविधान के अनुसार लोकसभा को भंग करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, और इसका उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 85 में।
देखिए अगर हम आर्टिकल 85 को डिटेल में समझें तो संविधान के आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। केवल कौन भंग किया जा सकता है? लोकसभा। और इसको भंग कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा पुलिकट झील भी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और अगर चिल्का झील से क्वेश्चन आता तो चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इन तीनों को याद रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको डिटेल में सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और एक बार फिर से आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए आज हम एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 16 अक्टूबर 2020 की जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं उसमें मैथ्स के जो भी सेक्शन में क्वेश्चंस आए हुए हैं सबको देखेंगे। बहुत ही इजी लेवल था। इजीली आप यहाँ पर स्कोरिंग मार्क्स गेन कर सकते थे। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अगर 25 में से मैं कम से कम कुछ नहीं तो आप 22 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन द ड्यूरेशन। बल्कि मैं तो बोलता हूँ 22 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो चलिए अब सीधे आते हैं मुद्दे पर यानी क्वेश्चंस पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है और यहाँ पर जनरली जो आंसर निकल के आता है वो 1 आता है। कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो cos स्क्वायर थीटा है अगर मैं इक्वल टू के इधर ले चलूँ तो क्या होगा, cos की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और जैसे ही ये देखूंगा मैं तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा। यानी cos की पावर 4 थीटा कितने के बराबर, sin स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ cos की पावर 2 थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। और अब मैं cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को बराबर बोल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा रख दूँ तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर 1 ही आता है, निश्चिंत रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है ज्योमेट्री का कि यहाँ पर ये जो लाइन OC है और ये जो लाइन CB है ये आपस में बराबर है, ये गिवन था। और आपको यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना है, इसको उसने M बोला हुआ था। देखिए ये सेम क्वेश्चन था 2018 के मेंस में पूछा हुआ है शायद। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, बात समझने की कोशिश करिए। ये एंगल आपको N दिया हुआ है, N की वैल्यू ये आपको दी हुई है। अब अगर इस ट्राइंगल में देखूं OCB में तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं यानी इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। यहाँ पर N है यानी यहाँ पर भी क्या होगा, ये N होगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है यानी ये भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए अगर ये N है और ये N है तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो एंगल है ये वो इन दोनों का या इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है यानी इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये 2n होगा। और अगर इसके सामने वाला 2n तो इसके सामने वाला भी 2n होगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा। ये है 2n और ये है n। अब मैं बड़े ट्राइंगल की पिक्चर देख रहा हूँ AOB। इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल n दिया था, ये वाला ट्राइंगल में ये वाला एंगल 2n हमने निकाला। ये वाला जो एंगल है वो इस ट्राइंगल का आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है या नहीं, इस ट्राइंगल का, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये कि या नहीं। और अगर ये है तो ये इन दो एंगल्स के सम के बराबर होगा यानी 2n और n इन दोनों का सम कितना होगा, 3n। तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3n विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ 2a प्लस b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ab इक्वल्स टू दिस एंड 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल स्क्वायरिंग करनी है। 2a प्लस b का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा। तो देखिए 4a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा प्लस 4ab आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर आपको 20 दिया है प्लस 4 इंटू AB कितना दिया है, 4 4 4 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 36। तो इतनी की वैल्यू यानी 2a प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 है। तो 2a प्लस b कितने के बराबर होगा, ऑब्वियसली 6 के बराबर होगा, है ना।
चलिए ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, कोसेक एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कायदे से यहाँ पर थीटा होना चाहिए था, नहीं तो वेरिएबल्स मैच हो जाते। चलिए यहाँ पर कॉस थीटा मान लेते हैं और ये टेन थीटा मान लेते हैं। तो चलिए अब मुझे बताइए टेन थीटा क्या होगा। तो देखिए ऐसी सिचुएशन पे आप ट्राइंगल बना लें अगर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हालांकि मेंटल कैलकुलेशन से भी हो सकता है, बट ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए अपन छोटा ट्राइंगल बना लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मुझे बताइए बेस क्या होगा। तो अब देखिए बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस के स्क्वायर से मैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर दूंगा, यानी कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को मैं माइनस करूंगा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर से। तो मुझे क्या मिलेगा, बेस का होल स्क्वायर। होली क्लियर। इसको जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। कैसे, यहाँ पर x की पावर 4 x वाई की पावर 4 और यहाँ भी x की पावर 4 वाई की पावर 4, ये पॉजिटिव में रहेंगे नेगेटिव में रहेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2xy। तो जैसे ही मुझे बेस की वैल्यू मिली 2xy, तो अब तो आप मुझसे कुछ भी पूछिए मैं बता सकता हूँ। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। बोलिए क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी दफ्तर में 600 कर्मचारी हैं जिनमें से पुरुषों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 41 वर्ष है और सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 माह है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाना है, तो देखिए जिन दो को मिलाकर जो चीज़ बनती है वो एलिगेशन पे रखी जाए। तो पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर पूरा दफ्तर बनता है, तो इनका जो एवरेज भी हम रखेंगे ना वो भी इसी हिसाब से रखेंगे कि पुरुषों का एवरेज और महिलाओं का एवरेज मिलाकर पूरे दफ्तर का एवरेज बनता है। पुरुषों का एवरेज कितना था 42 ईयर्स, महिलाओं का एवरेज कितना है 41 ईयर्स, पूरे दफ्तर का एवरेज कितना है 41 ईयर्स 9 मंथ। कृपया करके इसको 41.9 नहीं लिखेंगे, सबको या तो महीनों में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद रेशियो निकाल दें। महीनों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 41 इंटू 12 प्लस 9 लिखेंगे, क्योंकि जो साल है वही 12 महीनों से गुणा होंगे, मंथ्स को अलग रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा और यहाँ पर माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा। देखिए इस तरीके से माइनस करूंगा तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बचेगा। रेशियो यहाँ पर माइनस करूंगा तो मुझे टोटल 3 मिलेगा, यानी रेशियो क्या हो गया 3:1। अब ये 3:1 किसका है, तो देखिए 42 किसका था मेल्स का और 41 किसका था फीमेल्स का। तो जो रेशियो आया है वो मेल और फीमेल का आया है। तो कुल मिलाकर कितने लोग 4। अगर मेरे 4 की वैल्यू 600 तो 1 की वैल्यू 150, और अगर 1 की वैल्यू 150 तो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है पुरुषों की संख्याएं मेल्स का नंबर, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 450। यही मेरा सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी और सी डी पैरेलल है, एंगल BDC है, BDC निकालना है आपको। यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना है, ये कितना होगा। देखिए उसने जैसे ही बोला ना ये दोनों पैरेलल हैं, एक बात तो यहाँ से बिल्कुल डेफिनेटली समझ जाइए कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाली साइड्स आपस में बराबर होंगी। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, पर ये बात समझिए कि दो साइड्स अगर पैरेलल हैं तो एक ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जब भी दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो बाकी जो दो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब भी ऐसा होता है तो अब यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये 110 है कि नहीं, तो ये कितना होगा, ये भी 110 होगा। जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल ए होगा। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम 180 होगा। तो 180 कौन से होंगे, अपोजिट वाले होंगे। और इक्वल कौन होंगे, सी और डी इक्वल होंगे और ए और बी इक्वल होंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है,
20% का बट्टा देने पर 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य 800 है, तो क्रय मूल्य, यहां से ये क्रय है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है एमपी और सीपी का रेशियो कैसे निकालते हैं। एमपी और सीपी का रेशियो निकालने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट प्लस करेंगे तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, 25% का, तो ये हो जाएगा 125, बट ये डिस्काउंट 20% का था तो ये हो जाएगा 80। रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इनका रेशियो निकालने पर आपको मिलेगा 5 से काट लीजिए 25/16। बोलिए क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर क्रय मूल्य 16 है तो विक्रय अंकित मूल्य 25 होगा। अंकित मूल्य उसने 800 दिया है, तो बताइए कितने गुना हुआ। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 800 आएगा, तो ये 4 से गुणा करूँगा 100 आएगा, 800 के 32। तो कुल मिलाकर आपको इसे 32 से गुणा करना है, यानी यहाँ भी कितने से गुणा करना होगा, 32 से ही गुणा करना होगा। और 32 से गुणा करने पर ये कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 512। ये होगा हमारा वस्तु का क्रय मूल्य। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपके सामने, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 0, बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन a माइनस बी 1/2 कब होता है, जब ये 30 होता है, यानी a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री। कॉस a प्लस बी 0 कब होता है, जब a प्लस बी 90 होता है। तो मैं यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी की मेरे पास वैल्यू है, अब b की निकालनी है, कैसे निकालूंगा, तो सिंपल इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 60/2, यानी 30 विल बी दी वैल्यू। इन दोनों इक्वेशन को बेसिकली प्लस और माइनस करना है, प्लस करोगे तो a की वैल्यू आएगी, माइनस करोगे तो b की वैल्यू आएगी। तो मैंने सीधा माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए एक स्क्वायर बना लेता हूं मैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये अगर a है, ये अगर a है, तो ये जो डायगोनल है ये कितना होगा, ये a√2 होगा, और इसका एरिया क्या होगा, तो ये a स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर आपको दिया है a स्क्वायर की वैल्यू 7200, तो बताइए a की वैल्यू कितनी होगी, √7200। अब 7200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 3600 गुणे 2 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो 3600 किसका स्क्वायर है, ये है 60√2, तो ये वैल्यू आ गई a की। पर मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है a√2, डायगोनल निकालना है। तो अभी इसमें √2 का और मल्टीप्लाई करूंगा, 2 √2 इंटू √2 2 हो जाए, तो 60 दूनी 120, ये होगा इसका विकर्ण। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 7a स्क्वायर प्लस 7a किस संख्या से हमेशा भाजित होगी। तो देखिए आपके सामने नंबर है 7a स्क्वायर प्लस 7a। अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कुछ कंसेप्ट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। कॉमन निकाल लीजिए, क्या क्या कॉमन आएगा, 7a, अंदर क्या बचेगा, a+1। अब देखिए आप देखकर बोल सकते हैं कि 7 से तो डिवाइड हो गई होगा, और मैक्सिमम लोग शायद 7 ही टिक मार के आ जाए। बट यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो a और a+1 है, a+1 क्या है, ये ऐसी लगातार संख्या है। इसको अगर ये 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 20 होगा तो ये 21 हो जाएगा, ये 100 होगा तो ये 101 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं, क्रमागत संख्याएं आती हैं, तो हमेशा क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, यानी a इंटू a+1 इंटू a+2, अगर ऐसी n संख्याएं हैं तो वो हमेशा n फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अब जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं थी, तो ये कितने से डिवाइड होगा, 2 फैक्टोरियल से। वहीं अगर ये a+1 a+2 होता तो ये 3 क्रमिक संख्याएं हो जाती, और ये किससे डिवाइड होता, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होता। तो अगर ऐसी 4 संख्याएं हो जाती, क्रमिक 4 संख्याएं हो जाती, तो वो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता। तो देखिए यहाँ पर ये 7 से तो हो गई होगा ये वाला पोर्शन, और ये पोर्शन 2 से और हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 तो 2, तो 7 और 2 कुल मिलाकर ये 7 2 14 से पूरा या हमेशा डिवाइड होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, परंतु 5 दिनों बाद 5 दिन कार्य करता है और बाकी कार्य बी 15 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। देखिए ए का सीधा हिसाब है, ए 20 दिनों में एक काम करता है, तो ए 1 दिन में कितना करेगा, 1/20। तो ए 5 दिनों में कितना करेगा, 5/20। 5/20 का मतलब 1/4। तो देखिए काम बचा कितना, 1/4 काम हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ 3/4 काम बचा है। इस 3/4 काम को बी ने 15 दिन में निपटा दिया। बी ने 15 दिन में 3/4 काम किया, 3 से काट लेंगे 5, 4 पंजे 20,
यानी बी 20 दिन में कितना काम करेगा, 1। यहाँ पर देखिए ए 20 दिन में कर रहा था, बी भी 20 दिन में करेगा, दोनों मिलकर करेंगे तो 10 दिन में काम खत्म कर देंगे। बोलिए, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल एबीसी में एडी लंब है और एई कोण अर्धक है। कोण बी एबीसी, ये वाला एबीसी 60 डिग्री है, कोण एसीबी ये वाला 30 डिग्री है। तो आपको निकालना है कोण डीएई ये वाला। अब यहाँ पर एक बात समझिए, एडी लंब है और एई कोण अर्धक है। कोण अर्धक कहने का मतलब जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, यानी एई ने एंगल ए को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। अब इस प्रॉपर्टी को याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको शायद क्वेश्चन दोबारा देखने मिल सकता है। ये जो सेंट्रल एंगल है किसका, लंब और कोण अर्धक के बीच का, लंब और कोण अर्धक के बीच का, ये हमेशा आपको कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 1/2 ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लीजिए, ये पूछ भी सकता है आने वाली शिफ्ट्स में। तो देखिए बी में से सी गया, कितना बचेगा 30, 30 का आधा कितना होता है 15, यानी ये एंगल कितने का होगा 15 डिग्री का होगा। तो इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 9,000 रुपए 3 हिस्सों में बांटे गए कुछ इस प्रकार कि पहले हिस्से को 3% की दर पर, दूसरे हिस्से को 4% की दर पर और तीसरे हिस्से को 6% की दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, और 1 वर्ष बाद सबको साधारण ब्याज बराबर है, तो 6% पर कितना रुपया रखा गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हालांकि इतना भी बढ़िया नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, आप बस ये समझिए कि आपके पास 9,000 रुपए हैं, आपने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो 3% का था, दूसरे हिस्से पर जो ब्याज मिलेगा वो 4% का था और तीसरे हिस्से पर 6% का था। अब देखिए आपसे क्या बोला गया कि इन तीनों हिस्सों का जो ब्याज है वो बराबर है। तो देखिए पहले हिस्से पर ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो देखिए मुझे यहाँ का मूल नहीं पता, तो मैं इसको P1 लिख लेता हूँ। R 3% है, समय 1 साल है बटे 100। इसको मैं P2 बोल देता हूँ, इंटू 4 इंटू 1/100। 6 इसको P3 बोल लेता हूँ, इंटू 6% इंटू 1 1 साल अपॉन 100। तो अब देखिए यहाँ से ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो यहाँ पर बचा 3P1 इक्वल्स टू 4P2 इक्वल्स टू 6P3। तो देखिए अब अगर मुझे P1 P2 P3 का रेशियो निकालना है तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ये 3 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो P1/4 आ जाएगा, P2 किससे डिवाइड करना है 12 से, तो ये 3 आ जाएगा और ये P3/2 आ जाएगा। यानी P1 P2 P3 का रेशियो क्या होगा 4:3:2, यानी इनके मूलों का अनुपात क्या होगा 4:3:2। ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 9। अगर टोटल 9,000 के बराबर था, यानी मेरा 9,000 तो 1,000 के बराबर होगा, तो 6% पर 2 हिस्सा यानी 2,000 रुपए रखा गया। सही आंसर 2,000 होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि अगली बार भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो बस आप शॉर्टकट ट्रिक ना देख कर जाएं, आपको पता रहे कि कैसे बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो असल लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ होने का मतलब, सबसे पहले 20% का मतलब समझ लें 1/5। ये तो मेरे ख्याल से हम सभी को पता है। चलिए 1/5 और ये विक्रय मूल्य पर हुआ है, यानी जो 5 है ये मेरा विक्रय मूल्य है और ये जो 1 है ये मेरा क्या है लाभ। अब मुझे बताइए 5 रुपए पर बेचा तो 1 रुपए का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य ऑब्वियसली 4 होगा। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, यानी 1/4, कुल मिलाकर 25% मेरा सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस शिफ्ट में भी पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन दिख ही रहा है। कभी वैल्यू पुटिंग से काम होता है, लास्ट शिफ्ट में जो आया था उससे वैल्यू पुटिंग से काम नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं वो 2 नंबर कौन से होंगे। तो देखिए मैंने बोला था ना, जब वैल्यूज छोटी हो तो वैल्यू पुटिंग से काम चला लीजिए। 6 और 2 और ये 6 × 2 बोले क्लियर है। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होगा 216 और 2 का क्यूब कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8, कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 224। यही मेरा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है।
एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 निकालनी है, तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बचपन से रटा है, बचपन से तो नहीं रटा पर अभी अभी आपने खूब रटा हुआ। क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 2 गया 14। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई। अभी मुझे पावर 4 निकालना है, यानी इसका एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 कितना आएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 196 माइनस 2, तो आंसर होगा 194। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 7500 रुपए का 2 साल का 4% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सो लल्लू क्वेश्चन, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, या फिर सीधा ऐसा देख लें 2 साल का 4% यानी कुल मिलाकर 8%, 7500 का 8% तो यानी 75 इंटू 8 कर लीजिएगा, आपको सीधा सीधा वैल्यू कितना मिल जाएगा 600। बोलिए क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 किसी वर्ग का क्षेत्रफल है तो भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए एरिया क्या होता है, एरिया वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो वो होता है साइड्स का स्क्वायर। ये अगर मैं बोलूं 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 है, यानी ये जो इक्वेशन है ये किसी ना किसी का तो स्क्वायर होगा। ये एक्चुअली 4x प्लस 1 का स्क्वायर है। आप इसको एक्सपैंड करके देख लीजिए, 16x स्क्वायर तो 4x आ गया और ये 1 था, तो देखिए 4 2 8x भी होता है, तो मुझे यहीं से अंदाजा लग गया था कि 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x प्लस 1, यही आपके ऑप्शन में था और यही आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लल्लू और सिंपल क्वेश्चन अगेन, tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। आप सभी को पता है ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इन दोनों का सम कितना होगा 90 के बराबर होगा, यानी 4a प्लस a माइनस 20 इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। तो 5a इक्वल्स टू 110 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो 810 रुपए प्राप्त होते हैं। 4% का मुनाफा कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी मैं बोल सकता हूं कि 90% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 810 के बराबर। तो 9 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10% की वैल्यू कितने के बराबर, तो 90 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर, तो 9 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर, 900 के बराबर। देखिए यहाँ से एक जीरो जोड़ लीजिएगा, तो 4% की वैल्यू कितने के बराबर 4, तो 9 चौके 36 रुपए के बराबर। तो 104% की वैल्यू कितने के बराबर 936 के बराबर। बहुत ही सिंपल था, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू व्हाट 2 होगा। कैसे होगा, देखिए साइन एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन एक्स प्लस 1 बाय साइन एक्स। कोसेक्स को मैं बोल सकता हूँ ना, कोसेक एक्स को, साइन एक्स प्लस 1 बाय साइन एक्स इक्वल्स टू 2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो अलजेब्रा का है। कैसे, इसको अगर मैं y प्लस 1 बाय वाई बोलूँ इक्वल्स टू 2, तो आपको पता है कि हमेशा y की पावर n प्लस 1 बाय वाई की पावर n कितनी होगी 2 होगी। अगर ये कंडीशन है तो हमेशा पावर n होगी, यानी स्क्वायर की जगह ये 200 भी दिया होता तो भी मेरा आंसर कितना आता 2। ये 2 लाख 2 करोड़ पावर में कुछ भी दिया होता, पावर अलग अलग भी होती तो भी मेरा आंसर कितना आता 2 आता। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 450 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, है कि नहीं, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, तो देखिए ट्रेन और प्लेटफॉर्म या पुल जो भी है दोनों की लंबाई जुड़ेगी, यानी कुल दूरी एक्चुअली जो निकल कर आएगी वो कितनी होगी, वो होगी 600 बटे चाल कितनी है 90, ये है किलोमीटर पर आवर में। आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, आपको इसे बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, ये होगा 5/18 से गुणा। बोलिए क्लियर है। अब 9 से डिवाइड कर लीजिए, ये 10 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 से काट लीजिएगा इसको 5 बार में, ये 5 पंजे 25 होता है, 25 कटेगा, ये 100 से 4 बार में, 6 चौका 24 सेकंड आपको लगेंगे इस पूरे पुल को पार करने में। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक और बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा है 16 सेंटीमीटर की एक यहाँ पर ये ए बी एक चौड़ है और दूसरी चौड़ है सी डी। इस चौड़ की लंबाई 16 है, इसकी 12 है। आपको इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी समांतर है। देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, कुछ भी नहीं, आप बस सेंटर को पकड़ के रखिएगा। सेंटर अगर आपने यहाँ पर पकड़ लिया तो अब आपको पता है कि सेंटर से अगर मैं चौड़ पर जोड़ूंगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से जोड़ दूं तो देखिए ये हो जाएगा 8, है कि नहीं, ये 8 हो जाएगा। और आपको रेडियस पता है कितनी है, 10। तो यहाँ से ये जो मैंने पॉइंट बी से जोड़ा इस सेंटर ओ को, ये कितना है, 10। तो अगर ये 8 है और ये 10 है तो ये कितना होगा, तो ये ऑब्वियसली 6 होगा, है कि नहीं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। वहीं अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से जोड़ देता हूं। अब जरा बात समझिएगा, ये 12 का आधा 6 हो जाएगा, ये तो 10 रहेगा। अब ये 10 6 है तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, 8 होगी। यानी कुल मिलाकर अगर मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, किस किस की, ए बी और सी डी के बीच की दूरी निकालनी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 6 था और ये 8 था, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच का, 14 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप राइट एंगल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करके इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिनों में करते हैं। अगर एक दिन छोड़ एक दिन काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये अल्टरनेट डेज वाली बात है, ये 12 और बी के लिए ये 16। कुल मिलाकर जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा, तो देखिए 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है, 48, है कि नहीं। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 दिन में काम करेंगे 7 के हिसाब से। पहले दिन 4 काम होगा, दूसरे दिन 3 काम होगा। तो देखिए अगर मैं 7 का टेबल पढ़ना चालू करूं तो 7 का टेबल मैं 6 बार तक पढ़ पाऊंगा। 6 7 42, 6 7 42। तो देखिए यहाँ पर 6 बार में पढ़ पाया तो 6 दूनी 12 दिन आपके हो चुके हैं और 42 काम हो चुका है। तो कितना काम बचेगा, 6 काम बचेगा। इस 6 काम को पहले ए आके करेगा तो 1 दिन और लगेगा, 4 काम हो गया। अब काम कितना बचा, 2। बी आके अगले दिन करेगा तो देखिए करना है 2, करता है 3, तो कितना समय लगेगा, तो 2/3 और लगेगा। यानी कुल मिलाकर 13 सही 2/3 दिन लगेंगे। बोलिए क्लियर है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझना है तो कंसेप्ट वीडियोस देखने पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 320 और 405, 320 रुपए कितने वर्षों में 405 रुपए होंगे अगर ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज 12.5 है। तो देखिए मुझे यहाँ पर ये पता है कि ये जो है ये CI है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 320 और 405 का रेशियो निकालता हूँ। ये क्या है, ये एक्चुअली अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो है। तो ये कितना निकलेगा, तो देखिए 5 से काट लीजिए। 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 64 बार में। और 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 81 टाइम्स में। तो देखिए 64 और 81 ये आपको 8 का स्क्वायर और ये आपको 9 का स्क्वायर दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ से भी 12.5 निकल के आ रहा है। यानी अपनी कंडीशन सही है। समय कितना लग रहा है वो पावर में दिखता है, तो 2 है यानी 2 साल लगेगा। यानी 2 साल में ये पैसे इतने हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, sin 70 cos 20 प्लस cos 70 sin 20 कितना होगा। तो देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली sin A cos B प्लस cos A sin B का फॉर्मूला है। और ये क्या होता है, ये होता है sin A प्लस B। तो ये हो जाएगा sin 70 प्लस 20 यानी 90। तो आंसर कितना होगा, 1। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 30% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद वस्तु को 3,500 रुपए में बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए 2 क्रमागत बट्टे दिए गए 30 और 10 के। 30 और 10 का जो क्रमिक बट्टा होता है या इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणित 10/100। फॉर्मूला याद है ना आपको ये वाला। तो देखिए 40 माइनस यहाँ से कितना आएगा 3, तो कुल मिलाकर 37% का आपने डिस्काउंट दे दिया। अब देखिए 37% का डिस्काउंट दे दिएगा तो बचेगा कितना, तो ये बचेगा 63%।
अगर मेरा 63% में सामान बिका तो मुझे 31,500 रुपये मिले, यानी 63% कितने के बराबर? 31,500 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर? तो यहाँ से 5 बार सीधा सीधा कटता दिख रहा है कि नहीं? 500 के बराबर। तो 100% यानी मेरा अंकित मूल्य कितने के बराबर होगा? 50,000 के बराबर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। A/B 6/5 है। A को 30% बढ़ाया जाए तो B को कितने प्रतिशत बढ़ाने पर A = B होगा, यानी A और B बराबर कब होंगे? अब देखिए यहाँ पर ये है 6 और ये है 5। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 60 और 50 मान लेता हूँ क्योंकि 30% बढ़ाना आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ से ये कितना बढ़ना है, तो देखिए इसका 30% 6 × 18, यानी यहाँ पर मुझे इसका 18 बढ़ाना है। तो अगर मुझे इसको बराबर करना है, यानी इन दोनों को बराबर करना है, तो देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 78। तो देखिए यहाँ से मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा? इसको भी 78 करना है तो मुझे 28 बढ़ाना पड़ेगा। 50 पर 28 बढ़ाना है। देखिए 28 बढ़ाना है कितने पर? 50 पर इंटू 100, ये 2 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 का 1, और ये 56% मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर A और B आपस में बराबर होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक टंकी की क्षमता 72 क्यूबिक मीटर है। इसे भरने वाला नल 60 लीटर पर मिनट की रफ्तार से पानी भरता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक चीज छोटी सी पता होनी चाहिए कि ये जो 72 मीटर क्यूबिक है ये कितने लीटर के बराबर होता है। तो देखिए 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 72 मीटर क्यूब कितने के बराबर होगा? 72,000 लीटर के बराबर होगा। ये देखिए कितने मिनट में भरता है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 60 मिनट की अगर इसकी स्पीड है तो ये इसको ऐसा समझ लीजिए कि इतना भरना है और इस स्पीड से भरता है, तो टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे ही फॉर्मूला समझ लीजिए टाइम का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1200 मिनट। 1200 मिनट का मतलब क्या होता है? वापस 60 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा? 20 घंटे। 20 घंटे लगेंगे इस टंकी को भरने में। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 16वीं पारी में एक बल्लेबाज 120 रन बनाता है तो औसत 6 रन से बढ़ जाता है, तो नया औसत क्या होगा? देखिए पहले वो 15 पारी खेल चुका था, 16वीं पारी में उसने 120 बनाए हैं। एवरेज 6 से बढ़ने का मतलब पिछले हर मैच में उसने 6 रन दिया है। कितने मैचेस में? 15 मैचेस में। 15 छक्के 90 रन उसने दे दिया। 90 घटा देंगे तो उसके पास कितना बचेगा? 30, और यही उसका नया एवरेज होगा। अब सबके पास 30 होगा तो एवरेज भी 30 होगा। ज़्यादा समझने के लिए एवरेज का कंसेप्ट वीडियोस देखिए, मैंने वहाँ पर इसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है, और ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन 1800 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से और एक साथ एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। इनकी रफ्तार 44 किलोमीटर पर आवर और 46 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे? तो देखिए आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 1800 किलोमीटर है, ये चलता है 44 की स्पीड से किलोमीटर पर आवर, और ये चलता है 46 किलोमीटर की स्पीड से। कितनी देर बाद मिलेंगे? देखिए यहाँ से आपसे डिस्टेंस भी पूछा जा सकता था, वो भी निकाल सकते हैं। पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए टाइम क्या होता है? तो होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस कितना है? 1800, और इनकी सापेक्ष गति यानी रिलेटिव स्पीड कितनी निकलेगी? 90। 90 का मतलब यहाँ से काट लेंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 20 घंटे। 20 घंटे बाद ये दोनों किसी पॉइंट पर मिलेंगे। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि वो इस पॉइंट से कितना दूर मिलेंगे या इस पॉइंट से कितना दूर। तो देखिए जब ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हुई, जहां पर भी मिलेगी, इस दूरी के बारे में पूछ रहे हैं। दोनों ने 20-20 घंटा चला है। आपके पास इनका चाल भी है और इनका समय भी है। 20 से गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 880 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 880। बची हुई दूरी वो यहाँ की होगी, या 20 × 46 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 920 किलोमीटर। वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो एक बार टाइम पता चल गया तो आप दोनों निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का सेशन समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव यादव एक बार फिर दोस्तों आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम हमारे यहाँ पर रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट से प्राप्त हुए हैं, जितने भी मिले हैं, हम उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जहाँ तक बात करें दोस्तों ओवरऑल रीजनिंग की, तो अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में रीजनिंग जो है वो बिल्कुल ईजी आ रहा है, बिल्कुल सिंपल आ रहा है। मतलब आप यहाँ पर जो है 25 में से 21 क्वेश्चन आराम से, 21 या 22 क्वेश्चन जो है आराम से आप बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों आज के क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि यदि FLUTE मतलब फ्लूइड को UOFGV लिखा जाए तो यहाँ पर लैम्प्स का कोड क्या होगा या लैम्प्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, इन तीनों चैप्टरों से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इनके आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सभी चैप्टरों पर। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से इसे लिख लेते हैं FLUTE, जिसे क्या लिखा जाता है UOFG और V। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, F का उल्टा क्या होता है U, मतलब रिवर्स लिखा हुआ है। L का उल्टा O, रिवर्स लिखा हुआ है। फिर U का उल्टा F, रिवर्स। T का उल्टा G, रिवर्स। और E का उल्टा V, रिवर्स। तो यहाँ पर पूरे सवाल को जो है इन्होंने रिवर्स अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कोडिंग किया है। तो यहाँ पर हमें लैम्प्स का कोड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके भी रिवर्स अल्फाबेट लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में याद करवाए थे। देखिए तो देखिए दोस्तों, L का उल्टा क्या होता है O, A का उल्टा क्या होता है Z, M का उल्टा क्या होता है N, P का उल्टा क्या होता है K और S का उल्टा क्या होता है H। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा OZNKH। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सीरीज से आया है, अल्फाबेटिक सीरीज से। अब यहाँ पर एक स्टेप में जो 4 एलिमेंट दिए गए हैं, तो हमें अगला पद निकालना है। बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पर आप पहले एलिमेंट से इस पहले एलिमेंट को कनेक्ट करें। तो देखिए A से यदि C पर जाते हैं मतलब क्या हो रहा है +2, फिर C से E पर जा रहे हैं मतलब +2, फिर E से G पर जा रहे हैं मतलब +2, तो आगे भी क्या होगा +2। तो G में 2 जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा I। ठीक है, दूसरा देखते हैं, F से H मतलब +2, H से J मतलब +2, J से L मतलब +2। तो यहाँ पर L में भी क्या कर देंगे +2। तो L में 2 जोड़ दीजिए, 12 में 2 जोड़ दिए, 14 पे क्या जाएगा N। आगे देखिए उसी प्रकार से M से O मतलब यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो S में भी क्या कर देंगे +2, यहाँ पर S में +2 कर देंगे, क्या जाएगा U। और आखिरी में इसी प्रकार से G से I ये भी +2, I से K ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2। तो M में 2 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा O। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा INUO। ठीक है, सभी में क्या जोड़ रहा है +2 +2 +2 +2। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमें यहाँ पर सीरीज दी गई है। देखिए दोस्तों, 23 से यदि हम 28 पर जाएंगे मतलब कितना जोड़ रहा है 5। उसी प्रकार से 28 से 34 पर जाएंगे मतलब क्या जुड़ रहा है 6। 34 से यदि हम 41 पर जाएंगे मतलब क्या जुड़ रहा है 7। उसी प्रकार से 41 से 49 मतलब 8। तो 49 में कितना जोड़ना पड़ेगा 9। क्लियर है। तो यहाँ पर 49 में 9 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा 58। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि पियर को 7519 और डॉयल को 2693 लिखा जाए तो पायलट का कोड क्या होगा या फिर पायलट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किया क्या गया है, जैसे पियर लिखते हैं हम, यहाँ पर पियर को लिखा गया है दोस्तों क्या 7519। देखिए पी का नंबर कितना होता है 16, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1 और आर का नंबर 18। परंतु यहाँ पर क्या लिखा गया है 7519। तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट बनाया गया है। 6 और 1 कितना हो गया 7, यहाँ पर 5 ऐसा कैसे, यहाँ पर 1 ऐसा कैसे, और 8 और 1 क्या हो गया 9। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया 7519। मतलब यहाँ पर भी जो है पूरा यूनिट डिजिट बनाया है। जैसे टी का नंबर होता है 20, तो 2 और 0 को जोड़ दिया तो 2 आ गया। उसका देखिए ओ का नंबर कितना 15, 5 और 1 क्या लिख दिया 6। उसका देखिए आई का नंबर 9 सिंपल, और एल कितना होता है 12, तो 2 और 1 को जोड़ दिया तो क्या आ गया 3। मतलब यूनिट डिजिट बनाना है। तो आइए पायलट के यूनिट डिजिट बना लेते हैं, PILOT। पी का नंबर दोस्तों 16, फिर 9, 12, 15 और 20। तो यहां से जाएगा 7, 9, 3, 6 और 2। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 79362। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 शब्द समूह में से 3 एक जैसे और कोई एक अलग है, उसे चुनिए। अब यहाँ पर 4 शब्द समूह दिए गए हैं हमें, उनमें से क्या करना है, एक को अलग छांटना है। इन चारों में से कौन सा एक अलग दिख रहा है,
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फंडा हम लगा लेते हैं A1 ऑड का। तो देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है ये ऑड है, ये A1 है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये A1 है, ये ऑड है। तीसरा ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ये भी A1 है और ये भी क्या है, A1 है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये A1 है और ये क्या है, ऑड। और यहाँ पर एक रीजन और भी हो रहा है, 14 के पहाड़े में 70 भी आ रहा है, मतलब 70 जो है डिवाइड हो जाएगा किससे, 14 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर हमें सीरीज दी गई है 111, फिर 393, 5255 और 7497। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सीरीज जो है वो एकदम से बढ़ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 डिजिट थे, यहाँ पर भी 3 डिजिट, फिर एकदम 4 डिजिट हो गए, यहाँ पर भी 4 डिजिट हो गए। तो घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर अब 111 और फिर 393 ये कैसे आया, अपन ये निकालते हैं। तो देखिए 111 में यदि मैं एक में एक का गुणा कर दूं, पहले डिजिट से लास्ट डिजिट का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो उसे कहाँ लिख दिया, बीच में। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 तिया कितना होता है, 9। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बीच में लिख दिया। आगे देखिए पच्चम कितना होता है, 25 है ना, 5 5 जा 25, तो उसे कहाँ लिख दिया, मिड में। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7, 7 इंटू 7, ठीक है, साथ ही 49, उसे लिख दिया बीच में। तो यहाँ पर देखिए चल क्या रहा है, पहले 1 को लिया, फिर 3 को लिया, फिर 5, फिर 7। तो अब अगला दोस्तों क्या होगा, 9। तो स्टार्टिंग में भी 9 होगा, लास्ट में भी 9 होगा। दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई, 9 9 81, और उस डिजिट को कहाँ लिख देंगे, मिड में। क्लियर है। ठीक है, ये लॉजिकल वाली सीरीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वो एनालॉजिस दिया गया है। यदि 15 रिलेट करता है किसे, 210 को, तो 16 रिलेट करेगा किसे। तो देखिए यहाँ पर 15 से 210 तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वह होता है 225। यदि उसमें से मैं ओरिजिनल नंबर 15 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 210। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16, तो 16 का वर्ग कर देते हैं, मतलब कितना हो गया, 256। और इसमें से यदि मैं 16 को माइनस कर दूं, मतलब ओरिजिनल नंबर को घटा दूं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 240। क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जाएगा, 240। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 523 जिस प्रकार संबंधित है 30 से, उसी प्रकार से 454 संबंधित हुआ किससे। बिल्कुल सिंपल था, मतलब लॉजिक लग गया दोस्तों इन क्वेश्चनों में तो 30 सेकंड का। और यदि लॉजिक नहीं बना अपने से तो फिर ये क्वेश्चन हमें उलझा सकते हैं समय के जाल में। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 5 दूना 10 और 10 दिया कितना हो गया, 30। मतलब यहाँ पर क्या है, जितने भी डिजिट है उनमें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डिजिट का आपस में क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई। 5 दूना 10 और 10 तिया 30। उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर भी कर लेते हैं कि 4 पंजे 20, ठीक है, और 20 चौको 80। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पासे से दिया गया है। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, एक अंक के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब यहाँ पर हमें एक के अपोजिट में निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं हमारा रूल नंबर 3, वर्ग चक्रवर्ती का नियम। जो भी कॉमन है उसे ऊपर लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज चल लेते हैं। तो 4, 3, 1 और 5। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एक के अपोजिट में, तो यहीं से हमारा आंसर आ चुका, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक के अपोजिट में क्या है, 4। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। कुछ इसी प्रकार का डायग्राम आज एग्जाम में देखने को मिला था स्टूडेंटों को, उन्होंने मुझे ऐसा बताया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए थे, मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर में। आइए, बिल्कुल सिंपल है ये। और यहाँ पर हमें ध्यान देना है केवल ये बीच वाली लाइन पर कि कहीं इससे तो कोई और त्रिभुज नहीं बन रहा। तो देखिए यहाँ से यदि हम रिलेट करेंगे इस लाइन को, तो कोई भी त्रिभुज इधर से इस तरफ नहीं बन रहेगा। ठीक है, मतलब ये वाला त्रिभुज एक अलग हो गया और ये वाला त्रिभुज एक अलग हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, हमारी ट्रिक 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 10 त्रिभुज। यहाँ पर भी कितने हो गए, 10। तो टोटल ओवरऑल कितने हो गए, 20 त्रिभुज। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिए दोस्तों, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर नंबर की जगह हमें क्या दे दिए गए हैं, अल्फाबेट। यहाँ पर दिया है C, फिर यहाँ पर दिया है H, यहाँ पर दिया है T, और इसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप यदि इसमें लॉजिक लगाएंगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर C का नंबर कितना होता है दोस्तों, 3, और L का नंबर कितना होता है, 12। और यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना होता है, 15, और 15 मतलब क्या, O। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर 8, H का नंबर 8, F का नंबर 6, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 14, और 14 पे क्या आता है, N। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर T को देखिए, T का नंबर कितना, 20, प्लस E का नंबर कितना, 5। कितना हो गया दोस्तों, 25। तो बता दीजिए 25 पर क्या आता है।
तो 25 पर आता है दोस्तों y। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आंसर क्या होगा, y। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो क्वेश्चन है, बेंगलोर को यदि 62852134 लिखा जाए तो एलोरा का कोड क्या होगा या एलोरा को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यह फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। अब फिक्स कोडिंग कैसे मालूम पड़ी, क्योंकि यहां पर देखिए जो नंबर है ओरिजिनल वो यहाँ पर लिखे गए नहीं है। जैसे बी का नंबर 2 होता है परंतु यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ए का नंबर 1 होता है परंतु यहाँ पर 2 दिया गया है। अब देखिए इसके पहचानने के लिए एक ट्रिक और भी है। जैसे यहाँ पर जो है ए जो है 2 बार आया है बेंगलोर में, एक दूसरे स्थान पर आया है और एक 5वें स्थान पर आया है। पर देखिए यहाँ पर दोनों बार ए के लिए सेम कोड है, दूसरे स्थान पर भी 2 है और 5वें स्थान पर भी 2 है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जितना कैरेक्टर लिखे गए हैं वो उनके सामने कोड दिए गए हैं। क्लियर। चलिए तो यहां से हम कोड निकाल लेते हैं एलोरा का। तो देखिए ई कहां पर है, लास्ट में। तो लास्ट डिजिट कौन सा है हमारा, 7। यहां पर लिख लेते हैं 7। उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, एल 2 बार है। तो यहां पर देखिए एल जो है वो राइट हैंड साइड से 4th नंबर पर है। तो यहां से राइट हैंड साइड से 4th नंबर पर कौन सा कोड है, 1। इसे हम 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों ओ पर। तो देखिए ओ जो है राइट हैंड साइड से 3rd नंबर पर है। तो यहां से राइट हैंड साइड से 3rd नंबर पर कौन है, 3। यहां पर हम 3 लिख लेते हैं। अगेन फिर आर यहाँ पर सेकंड लास्ट है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। और बचा कुछ क्या, ए का कोड अभी हमने निकाला था, क्या था, 2। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 711342। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, यहां पर हमसे सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है 10, 23, 49, 101, 205। तो अगला पद क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम 10 से 23 कैसे लेके आ सकते हैं, इंटू 2 और +3। यदि मैं 10 में 2 का गुणा कर दूं और 3 जोड़ दूं तो क्या जाएगा, 23। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, 23 दूना 46 प्लस हम क्या कर दें 3, तो क्या जाएगा 49। 49 इंटू 2 प्लस 3 तो क्या जाएगा 101। ठीक है, और 101 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा 202 प्लस 3 क्या जाएगा 205। मतलब सभी स्टेप में क्या हो रहा है, 2 का गुणा और +3। तो आगे भी क्या करेंगे, 205 में यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे +3। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा 413। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब यहां पर हमें स्क्वायर काउंट करना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी काउंटिंग ऑफ फिगर में। यहां पर क्या करिए, आप इन चारों को आप बाद में काउंट करेंगे। ठीक है, पहले अंदर अंदर वाले देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर कॉलम कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है 6। वो देखिए रो भी 1 2 3 4 5 और 6 रो भी कितनी है 6। और यदि रो और कॉलम यदि सेम होते हैं तो दोस्तों हम कौन सी ट्रिक लगाते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। चलिए बस इसे काउंट कर लीजिए, 1 4 9 16 25 और 36 ऐड कर लीजिए इन्हें। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा 91। परंतु यहाँ पर 91 आंसर नहीं है, यहाँ पर हमें ये जो 4 स्क्वायर हैं इन्हें भी काउंट करना है। तो 91 + 4 मतलब कितना हो गया आंसर हमारा यहाँ पर 95। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर ब्लड रिलेशन से लिया गया है। यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे मालूम नहीं पड़ पाया, परंतु यहाँ पर कुछ रिलेशन मालूम पड़ गए थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है। देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, एक महिला जो है वह एक गर्ल की ओर इशारा करते हुए कह रही हैं, एक लड़की की ओर इशारा करते कह रही हैं कि वह मेरे, यहां से ध्यान से पढ़िएगा, वह मेरे पति की सास की एकमात्र पुत्री की नातिन है। वह मेरे पति की मतलब इनके हस्बैंड, इनके पति की सास। अब पति की सास मतलब कौन दोस्तों, पत्नी की माता। यहां पर इनकी ही माता हुई कि एकमात्र पुत्री। तो एकमात्र पुत्री कौन, मतलब वो खुद। एकमात्र पुत्री बोलना मतलब दोस्तों वो खुद की बात कर रही है। ठीक है, वापस देख लीजिए, वह मेरे पति की सास की, तो ये इनके पति हो गए, पति की सास ये हो गई, कि एकमात्र जो पुत्री है वह ये हो गई, कि कौन है, नातिन है। अब नातिन दोस्तों क्या होती है, मतलब पुत्री की पुत्री। तो ये जो लड़की है यह इनकी पुत्री की पुत्री है। आगे देखिए क्या पूछा है हमसे, तो वह महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो महिला है इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या लगेंगी, इनकी नानी। क्लियर है, मतलब इनकी ये माता हो गई, माता की माता कौन लग जाएंगी,
नानी। तो दोस्तों पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले सवाल जो है वो आप इमेजिनेशन करके भी बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिलॉक से पूछा गया है। कुछ गुलाब गेंदे हैं, यहाँ पर बना लेते हैं हम इसका वेन डायग्राम। कुछ गुलाब जो है वह क्या है? गेंदे हैं। और आगे क्या दिया गया है? सभी गेंदे जो है वह सूर्यमुखी है। तो सभी के सभी गेंदे काय में जाएंगे? सूर्यमुखी में। अब यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ लीजिए, सभी गुलाब सूर्यमुखी है। क्या सभी के सभी गुलाब सूर्यमुखी है क्या? नहीं, तो पहला वाला हो गया गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सूर्यमुखी गुलाब है, तो हाँ कुछ सूर्यमुखी का हिस्सा काय में है? गुलाब में है। तो यहाँ पर ओनली सेकंड, मतलब केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस रीजनिंग का। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो अभी तक एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्जामों में रीजनिंग के देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप इन सभी चैप्टरों पर अच्छे से ध्यान दीजिए। इन क्वेश्चनों को आप एक बार फिर से लगा के जाइए, जिन लोग का पेपर अभी बाकी है वो। ठीक है, तो बाकी जिन लोग का पेपर अभी है उन सभी के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, और बाकी हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।